हेलो बच्चा बड़ी सौरभ क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि यूनिट एंड मेजरमेंट मैंने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11 फिजिक्स का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियोस पसंद करोगे, धीरे धीरे पसंद करना स्टार्ट करोगे आप लोग वीडियोस। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा आप लोगों को पूरे के पूरे टॉपिक में। और जो भी चीज़ छूट गया होगा मेरे से, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें छूटी हुई हैं मेरे से, और मैं आपको उसको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वैसे मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहता जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैं कुछ आईआईटी जेई के नीट के क्वेश्चंस भी डालता रहूंगा आप लोगों को समझाने के लिए, किस प्रकार से जेई में, किस प्रकार से नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। वो सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने की बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस पूरे के पूरे वीडियो में। मैंने आप लोगों को लास्ट जो लेक्चर में थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन की वजह से और टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो जहां तक मैंने वो वीडियो पढ़ाया था आपको, उसके आगे मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और मैं आप लोगों को उस वीडियो में डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ाया था कि डायमेंशन, हम किसी भी यूनिट का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। तो वहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जहां से मैंने छोड़ा था। लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, वहां पे जो मैंने छोड़ा था आपको एनर्जी के बारे में बताया था। मैंने आप लोगों को एनर्जी के बारे में, एनर्जी का क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एनर्जी वर्क ही होती है। ठीक, और वर्क का जो फॉर्म होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों को पता होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, आप सबको पता है। फोर्स का मैंने आपको बताया था कि आप लोग याद कर सकते हो, जो डायमेंशन होता है क्या होता है, एम एल टी पर -2। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस ही तो होता है ना। तो उसको हम लेंथ में कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एम एल का स्क्वायर टी पे -2। तो ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट जो हमारा टॉपिक था, उसमें बताया था कि जितने भी टाइप की एनर्जी होती है वो वर्क ही होता है। ठीक है, और जो इसमें से टाइप की एनर्जी मैं आपको बताता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है, एनर्जी हो गई, वर्क हो गया, इन सब की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, सेम होती है। क्यों? क्योंकि उन सब का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, जिसकी वजह से उनकी डायमेंशन भी सेम होती है, यूनिट। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने पूरे के पूरे फिजिक्स में जितने 10 स्टैंडर्ड से 11 स्टैंडर्ड में जितने ही बच्चे आए हुए हैं, उनको एक बात समझना होगा कि उनका जो जंप है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जंप है। छोटा सा जंप नहीं है कि आप लोगों ने 9 से 10th में चले गए थे तो आप लोगों को सेम इतनी छोटी पतली बुक पढ़ने को मिल गई थी, और उसमें बेसिक चीजें थी। यहाँ पे बेसिक चीजें नहीं, आपको स्टार्टिंग में ही मेजर पढ़ाया जा रहा है, डायमेंशन पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, फिर आपको समझ में आएगा कि थ्योरी को यहाँ पे प्रूव भी करना होता है। तो बहुत सारी चीजें जो आप लोग इस वीडियोस में, मेरे वीडियोस में सीखोगे, मेरे से सीखोगे, बहुत लोगों से सीखोगे, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों से सीखोगे। सब अच्छे पढ़ाते हैं, कोई ऐसा नहीं कोई बुरा पढ़ाता है, कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है, सब अच्छा पढ़ाते हैं अपने अपने बेस पे। तो आप लोग सबसे सीखने की कोशिश करो, मेरे से भी सीखने की कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे से भी सीखने की कोशिश करोगे और लोगों से भी सीखने की कोशिश करोगे। बिकॉज क्या है, दुनिया जहाँ पे मिल रही है, बहती गंगा में हाथ धो लो आप लोग, है ना, बहती गंगा ही तो धोना स्टार्ट करो। और मैं अब टॉपिक स्टार्ट करता हूँ आज का जो हमको पढ़ाना है। तो मैंने आपको डायमेंशन एनालिसिस जो बताया था, उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बताना था। आप लोग वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को कुछ और चीजें, एक दो चीजें हैं, जैसे एम मास, एल लेंथ और टी टाइम के लिए यूज करते हैं डायमेंशन में। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आगे आपको दो तीन चीजें और बताऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में। पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W अपॉन में Q। यहाँ पे W क्या है, वर्क है, और Q क्या है, यहाँ पे चार्ज है ना। इतना पढ़ा होगा आप लोगों ने। सपोज इज दैट, वर्क का तो आपको पता है, वर्क का क्या होता है, आपको अभी पढ़ाया था मैंने वर्क का। वर्क क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी क्या होता है, वर्क ही होता है। इसको हम बोलते हैं जूल, है ना, याद है आपको, इंग्लिश में बोलते हैं जूल। और ये चार्ज होना, चार्ज का क्या होता है, कुलॉम। क्या होता है, कुलॉम। तो एक बात बताइए आप लोग, आपको जूल का तो पता है, डब्ल्यू का तो पता है, आपको अभी मैंने बताया था। अब बात क्या आती है, आपको क्यू का पता है, नहीं पता हमको क्यू का, और मैंने आपको बताया भी नहीं क्यू का क्या होता है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी डिराइव यूनिट की बात करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी।
Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, है ना। तो यहाँ से हम डिराइव करते हैं। ठीक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से करूँ I की वैल्यू निकाल लो तो I क्या हो सकता है, Q अपॉन में T हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो सकता ना। अगर I इज इक्वल टू Q अपॉन में T हो जाएगा यहाँ पे, तो Q का हम लिख सकते हैं, आपको पता है, देखिए यहाँ पे, और आपको पता है सॉरी 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 क्यू निकाला है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये बात आपको पता है। तो एक बात बताइए, मुझे क्यू का ही निकालना है यहाँ पे, तो क्यू आई की, आई का क्या होता है, मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स में जो पढ़ाया था, बेस यूनिट, उसमें मैंने आपको बताया था कि आई का, आई कौन किससे, आई की जो यूनिट होती है क्या होती है, एम्पियर होती है, तो मैंने एम्पियर लिख दिया। और टाइम को क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, तो क्यू का हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन में ए टी, क्या लिख सकते हैं हम क्यू को, ए टी, बात समझ में आ गई। तो एक बात ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे, इसी चीज को, दो चीज और आती है, सपोज दैट मैंने आपको बताया था एम एल टी, ये तीन चीजें बताई थी मैंने आपको। चौथा चीज याद रखिएगा, करंट जहां पे आए वहां पे हम डायमेंशन में ए रखेंगे, और जहां पे टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर है, वहां पे आप क्या लिखोगे, थीटा। ये दो चीज और है, बहुत कम जगह यूज होता है, इसीलिए मैंने उस टाइम पे आप लोगों को नहीं बताया था, अब भी बताया मैंने आपको, ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ी है अब जूल का आप लोगों को मैंने नहीं बताया था, देखिए क्या होता है, एफ इंटू डी होता है जूल, है ना, वर्क, ठीक, एफ इंटू डी अपॉन में क्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। एफ क्या होता है, एम एल टी पर माइनस टू, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जूल का रख देता, लेकिन आप लोग को फिर एक बार समझा देता हूँ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एल अपॉन में ए और टी, तो आप इसको करोगे, देखिए यहाँ पे एल और एल, एल का स्क्वायर हो जाएगा, एम एल का स्क्वायर, टी पे माइनस टू, आपको पता है, अभी बताया था मैंने, ए टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए पे माइनस वन और टी पे माइनस वन, ये आपको पता है, ए पे माइनस वन, आप इसको कंक्लूड कर लो, फिर मैथ्स तो करनी है आपको यहाँ पे। देखिए यहाँ पे टी है और ये टी है, तो ऐसे लिख सकते हो आप लोग, एम एल का स्क्वायर, टी पे माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री, और ए पे माइनस वन। बात समझ में आ गई आप लोगों को, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस का निकाल सकते हैं, क्या, डायमेंशन। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, और धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आपको इस चैप्टर में सारा का सारा सिखा देंगे डायमेंशन, जब चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे उसमें जब हम कोई चीज प्रूव करेंगे, कोई थ्योरी प्रूव करते हैं, तो उसका यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, फिर वहीं पे आप डायमेंशन निकाल लोगे, तो आसान होगा, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत हम बेसिक सीख जाते हैं, कैसे निकालते हैं, बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, आप लोगों को समझ में आ गई बात, आप लोग लिखते रहना, आप लोग समझना, ठीक है, और क्या बोल सकता हूँ बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे, अच्छा, आप लोगों को ने एक और चीज पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं अभी तक, तो 11th क्लास में आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि आप बोलोगे ये क्या है सर, हम तो आज तक नहीं जानते हैं, देखिए अभी तक नहीं जानेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे नहीं, तब तक नहीं जानेंगे, बट थोड़ा बहुत मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, कुछ फॉर्मूला, बस मुझे डायमेंशन यहाँ पे प्रूव करने हैं, तो डायमेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, और भी कुछ किसी की चीज के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एक बात मैं बताता हूँ आपको प्लांक कांस्टेंट के बारे में। तो प्लांक कांस्टेंट का देखिए एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम बोलते हैं ई इज इक्वल टू एच एफ, या इस एफ को हम न्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यू, ठीक है, कहीं कहीं पे एफ लिखा होता है, कहीं कहीं पे न्यू लिखा होता है, और ये जो एफ होता है ना, ये फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और आपको पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t के बराबर होती है, आप लोगों को सबको पता है ये बात, 1/t के बराबर होती है। तो अब यहाँ पे हमको क्या निकलती है, प्लांक कांस्टेंट h होता है, h इज इक्वल टू क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमको E पता, हमको क्या है, E इक्वल टू क्या, एनर्जी, आप सबको पता है। और अब आप लोग मुझे याद कर लोगे, एनर्जी का क्या होता है, एम एल का स्क्वायर टी पे माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एच निकालना है, तो एच के लिए क्या कर सकते हैं, एच इज इक्वल टू ई अपॉन में एफ कर लेंगे, बताइए आप लोग, ई, एच इज इक्वल टू ई अपॉन में एफ कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ई अपॉन में एफ। अभी बताइए ई इज इक्वल टू एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/t लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू 1/t, और ये देखिए ये टी ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता, आप लोग बताइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इसको क्या बन सकता है, ई इंटू टी बन गया, ये ई इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं।
अगर ये इंटू टी बन गया तो यहाँ से देखिए हम आगे बढ़ सकते हैं। ई का क्या लिखेंगे, एनर्जी का भी बताया था मैंने आप लोगों को, एम एल का स्क्वायर टी पे -2, और ये टाइम है टी है, टी होगा टी, तो ये क्या बन जाएगा आपका एम एल का स्क्वायर टी पर, देखिए ये 1 है, ये तो टी पे -1, ये हमारा किसका हो जाए प्लैंक कांस्टेंट एच का निकल गया। आपका क्या निकल गया, डायमेंशन एम एल का स्क्वायर टी पे -1। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये पूरी की पूरी जो डायमेंशन का जो बेसिक आइडिया है आप लोग धीरे धीरे सीख रहे हो मेरे से, बहुत सारे लोगों से, ठीक है। तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, सब अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप मेरा भी देखना, आप लोग को अच्छा लगेगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आप लोगों को कितना पसंद आता है वीडियोस मेरे, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो एच प्लान कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू भी होती है, आप लोग को आगे पढ़ाऊंगा मैं, अभी पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, मैं आप लोगों को बस डायमेंशन बता रहा हूँ, कुछ कुछ फॉर्मूला डाल रहा हूँ कि जो आप लोग आगे जब क्लासेस पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा, अच्छा यार सर ने उस टाइम पे ये बताया था, इसका मतलब ये होता है, प्लान कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। 6.6 इंटू 10⁻34 जूल, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़े। तो हमारा प्लान कांस्टेंट भी हो गया। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, फिर उसका डायमेंशन को थोड़ा यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप पढ़ते जाओगे, लेकिन मैंने आपको इतना बेसिक आइडिया दे रखा है कि आप लोग समझ जाओगे इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने एक और चीज पढ़ा होगा 10th क्लास में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जब आप लोगों ने 9th क्लास, सॉरी 9th या 10th क्लास में पढ़ा था ना, 10th क्लास में, हाँ 9th क्लास में, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप 9 10 क्लास में पढ़ के आए हो, तो आप लोगों को फॉर्मूला वो याद होगा ना कि F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन में क्या r का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। अब इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल जी। मुझे इस कैपिटल जी का निकालना है, क्योंकि आपको फोर्स का पता है mlt में -2, मास का पता है m होता है, मास का पता है m होता है, ये रेडियस है मतलब डिस्टेंस ही नापेगा तो लेंथ होता है, ये सब का आपको पता है। इस जी का नहीं पता, इस जी का निकालना पड़ेगा। तो पहले इसको इवैल्यूएट कर देते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए ऐसे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2, तुम्हें जी का निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, एफ आर का स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। एक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको यूनिट पता है या फॉर्मूलाज पता है, ठीक है, यूनिट पता है या फॉर्मूला पता, पर यूनिट तो पता होना चाहिए, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की आपको यूनिट पता होनी चाहिए। अगर उसका वो पता है तो आप लोग किसी भी का निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बताऊंगा किसका नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए फोर्स का आपको पता है क्या होता है, एम एल टी पर -2, आप लोग मैंने बोला हुआ है ये पिछली क्लास में कि फोर्स का आप लोग याद कर लो, जितना आपको, जितनी जल्दी आप लोग याद कर लोगे, फोर्स का हो गया, वेलोसिटी का हो गया, एक्सेलरेशन का हो गया, एनर्जी का हो गया, चार चीज आप लोग याद करके रखो, क्योंकि हमेशा यूज में आएंगे आपके, ठीक है। तो क्या करूं, आगे बढ़ो, ठीक है, बढ़ते हैं। तो एमएलटी में -2 हो गया यहाँ पे। आर देखिए, आर क्या है, रेडियस से मैंने अभी बताया था, रेडियस भी किस चीज में नापी जाती है, लेंथ में नापी जाती है ना। तो लेंथ है तो एल है, देखिए वो एल का स्क्वायर है, ये क्या है एल का स्क्वायर, आर का स्क्वायर है तो एल का भी स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। मास है, मास को मैंने बताया था कि एम से ही नापते हैं, और ये मास है, यहाँ पे भी मास है, मास इंटू मास मतलब एम का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा। अब फिर आगे कैलकुलेट करते हैं इसको, देखिए ये एल का स्क्वायर है, ये एल है, तो 1 और 2 3 हो जाएगा, तो एम एल पे क्यू टी पे -2, इतना हो गया। फिर मैं इस एम के स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, एम पे -2, और देखिए यहाँ पे एम पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1 -2 -1, तो क्या हो जाएगा मेरा एम पे -1, एल पे 3 और टी पे -2, ये मेरा क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आसानी समझ पा रहे हो, पूरी उम्मीद करता हूँ मैं ये समझ पा रहे हो। बहुत ही आसान टॉपिक है यार, बहुत आसान टॉपिक है, आप लोग बोलोगे कि यार क्या पढ़ा रहे हो, है ना, आगे आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गई बातें, ठीक है। ठीक है, तो ये लास्ट था, सॉरी ये लास्ट था, ठीक है। आगे बढ़े, थोड़ा सा एक और चीज देख लेते हैं, खत्म ही है इसके बाद तो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं आपके सामने। आप लोग इस चीज को प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए फायदा करेगा। मैं आपको ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे। देखिए यहाँ पे एंगल के बारे में पढ़ते हैं,
एक बात ध्यान रखिएगा, जो एंगल होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 30 डिग्री, तो क्या 30 डिग्री का कोई यूनिट होता है? एंगल कोई यूनिट होता है? डिग्री कोई यूनिट है? नहीं भाई। ये तो ये तो एंगल को प्रदर्शित कर रहा है ना, यूनिट तो है नहीं। तो देखिए एंगल की यूनिट होती है, आप लोगों को पता होगा, जिसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन। क्या होती है? रेडियन। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो एंगल होता है ना, वो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। मीन्स कि इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती है। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। समझ में आई बात? बात तो वो होगा कि सर पापा है लड़के नहीं है, भाई हो सकता है, क्या दिक्कत है ना? तो ये मान ली रेडियन पापा है लेकिन लड़का उनका हुआ नहीं, तो क्या दिक्कत है इसमें भाई? तो रेडियन का डायमेंशन तो है, रेडियन का डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसी फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी सॉरी, जिसकी अगर यूनिट हो, तो ये नहीं होना चाहिए कि सर डायमेंशन होगा ही होगा, नहीं, ये गारंटी नहीं है। लेकिन अगर डायमेंशन हो तो यूनिट तो होगा ही होगा ना, क्योंकि यूनिट से डायमेंशन बनता है। समझ में आ गई बात? लेकिन यूनिट हो तो डायमेंशन हो, ये कोई गारंटी नहीं है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल समझ में आया। आपको एक और चीज बताता हूँ मैं, जिसको बोलते हैं, दूसरा जो चीज बोलते हैं हम उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने सॉलिड एंगल के बारे में सुना होगा। सॉलिड एंगल क्या होता है? देखिए सॉलिड एंगल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज इज दैट, मान लीजिए मैं लेक्चर को एक फोन पे क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये फोन मान लीजिए मेरे रेक्टेंगल के शेप का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो रेक्टेंगल का चारों जो साइड होगा ना, एक ये साइड होता है, ठीक है, ये वाला। तो अब मेरी नजर, आप लोग देखिए, मेरी आंखों और पूरे साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, फोन हो गया, और मेरी आंखों के बीच में जो एंगल ऐसा बन रहा है, ठीक है, मेरी आंखों और फोन के चारों किनारों के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल कहलाता है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग फैन देखते हो अपने घर में चलते हुए, तो फैन का जो क्या होता है, पंखी जो होती है, उस पंखी, और आप नीचे बैठे हुए हो और आप देख रहे हो कि एंगल कैसे बना रहा है। एंगल बन रहा है आपकी आंखों, उनके पंखी के चलने के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। बात समझ में आ गई? बहुत आसान सा एग्जांपल मैंने आपको दिया सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल का देखिए यूनिट होता है, हाँ जी यूनिट होता है। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। बात समझ में आ गई? क्या सॉलिड एंगल का क्या सॉरी यूनिट होता है? स्टेरेडियन। और देखिए स्टेरेडियन तो होता है, इसकी यूनिट हो गई। लेकिन यह भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कौन सी लेस क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो आप लोग ध्यान रखना कि एंगल और सॉलिड एंगल ये दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो आप लोगों को पता हो गई एक बात कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर यूनिट होती है, तो ये कोई गारंटी नहीं कि उसकी डायमेंशन होगी। बट अगर डायमेंशन है तो यूनिट होना एकदम गारंटी है। बात तो वही वाली बात होगी ना कि पापा है तो लड़का तो होगा, और लड़का है तो उसके पापा जरूर होंगे। बात समझ में आई? एग्जाम्पल वही सारी चीज है। एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में, मतलब रेडियन पापा हो गए तो उनके लड़के हो गए। ये भी जरूरी नहीं कि पापा के लड़का होगा ही होगा, लेकिन अगर लड़का है तो पापा जरूर होंगे उसके। बात समझ में आ गई? एकदम एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बाबू। ये आपका पूरा पूरा डायमेंशन एनालिसिस खत्म। क्या हो गया? खत्म। अब आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत एक चीज बताऊंगा मैं आपको, एक प्रिंसिपल बताता हूँ। प्रिंसिपल आपके स्कूल वाले नहीं यार, प्रिंसिपल स्कूल वाले नहीं, ये सिद्धांत वाला प्रिंसिपल, ठीक है। तो स्कूल वाले प्रिंसिपल बहुत खड़ूस हुए थे ना उस टाइम पे। भाई देखो, अगर बदमाशी करोगे तो पिटोगे, है ना, स्कूल में। और प्रिंसिपल बहुत मारता है ना। तुम लोग क्या जानो यार, स्कूल जाना ही नहीं है तो क्या जानोगे प्रिंसिपल मारता है कौन मारता है ना? सही बात है, मजे कर रहे हो तुम लोग। स्कूल जाना ही नहीं है, मेरा डिस्ट्रिक्ट टूट गया, ठीक है। स्कूल जाना ही नहीं है तो आप लोगों को पता है कि प्रिंसिपल क्या करेगा क्या नहीं करेगा, है ना? कोई बात नहीं, जाओगे जाओगे। आगे बढ़ते हैं, और एक मैं आपको चीज बताता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, होमोजेनिटी। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है, आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ एक शुद्ध भाषा में। शुद्ध भाषा मतलब नॉर्मल लैंग्वेज जो आप सब लोग समझ सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना दुनिया में, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं,
वो उनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। पहली बात, किसी को भी कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन लेकिन सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्ट और ऐड। बात समझ में आ गई कि सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो अब सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी तो आप उनको ऐड कर सकते हो। सपोज इज दैट, बताओ, इसे मान लीजिए मास है 100 kg, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा मास है आपका 500 ग्राम, 500 ग्राम, ठीक है। अब देखिए ये केजी और ग्राम एक में कभी जुड़ ही नहीं सकता ना, कभी माइनस हो सकता। हमको आइडिया है कि ये किलो है, आधा किलो माइनस कर देंगे, आधा किलो हो जाएगा। बट सर आप 500 ग्राम को या केजी में कन्वर्ट करते हो या केजी को ग्राम में कन्वर्ट करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो, बट कभी केजी और ग्राम कभी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई हो सकते हैं सर। मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी, किसी भी चीज को कर सकते हो कहीं पे भी। बात समझ में आ गई? जैसे कि आप लोग सुना होगा ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। नहीं करते हो? डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, और पर सेकंड। नहीं करते हो डिवाइड? करते हो सर, करते हो ना? करते हो कि नहीं करते हो बताओ? करते हो ना? ये कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बट जैसे कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता सर? करते हो कि नहीं करते हो बताओ ना? करते ही हो ना? मीटर और सेकंड को मल्टीप्लाई नहीं करते हो? करते हो। सेम क्वांटिटी, सेम फिजिकल, यहाँ पे सेम फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं सर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्ट और एडेड। बात समझ में आ गई? ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड यू हैव टू लर्न दिस। बात समझ में आई? आपको पता भी है यार, आपको पता भी होता है। सपोज दैट मैथ में क्या होता है, जो डिवाइड करते थे आप लोग 10th क्लास में, ये वाला डिवाइड, तो 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, तो क्यूब वाला को क्यूब के नीचे रखते थे, स्क्वायर वाले को स्क्वायर के नीचे रखते थे, याद है? तो सेम फिजिकल क्वांटिटी, इससे भी समझ सकते हो। बात समझ गई? ठीक है, तो मैं यही समझता हूँ कि आप लोग पूरे के पूरे चीजों को समझ गए होंगे। आपके बुक में इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जो a प्लस बी है ना, a प्लस बी है वो c प्लस डी के बराबर हो सकता है। मतलब क्या है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप इसको प्लस करोगे तो सेम फिजिकल क्वांटिटी ही आएगी। बात समझ में आ रही है ना? और या इस सेम फिजिकल क्वांटिटी को प्लस करोगे तो सेम फिजिकल क्वांटिटी आएगी। बात तो सेम ही बोल रहा है ना? ठीक है, तो बात सेम ही बोल रहा है। इसका मतलब और क्या बोलता है कि अगर हम इसको पूरा प्रॉपर वे में अगर एग्जांपल लेके बोल रहा है ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम डायमेंशन एंड यूनिट। बात समझ में आ गई? सेम डायमेंशन और यूनिट होगी तो क्या हो सकता है, उसको हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको केजी और ग्राम के बारे में बताया, आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों सेम यूनिट और क्या है, दोनों का सेम डायमेंशन हो, तो हम उन दोनों को या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या तो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लाई और डिवाइड हम किसी से कर सकते हैं, डजंट मैटर, कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। ओह, बहुत बोलना पड़ता है यार। ठीक है, अब आते हैं आगे। चलो आते हैं आगे। अच्छा, अभी तक आपने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा था। क्या पढ़ा है? डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा है। तो डायमेंशन एनालिसिस के बारे में आपको मैंने एक चीज बताया था। डायमेंशन एनालिसिस, एनालिसिस डायमेंशन एनालिसिस जो आप पढ़ रहे हो उसका यूज क्या है भाई? यूजेस, या इसको हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एप्लीकेशन। कि आपने जो चीज पढ़ा है उसका अप्लाई कहाँ पे होगा भैया? क्या है, क्या करा रहे हो आप, है ना? तो देखिए ये क्या बात होती है, इसका होता है ना कि टू सी, ऐसे लिख सकते हैं कि चेक टू सी द इक्वेशन इज करेक्ट। क्या सर? कि हम कोई भी इक्वेशन हो, फॉर्मूला ही होगा सर, तो क्या वो इक्वेशन करेक्ट है, उस हम डायमेंशन एनालिसिस से देख सकते हैं।
तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, S इज इक्वल टू V इंटू टी, स्पीड इज इक्वल टू, क्या बात है नहीं सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसको प्रूव करते पहले एलएचएस क्या बारे में आता है। एलएचएस क्या होता है सर, एलएचएस एस है सर, स्पीड का क्या होता है मीटर पर सेकंड, मीटर को क्या लिखते हो, मीटर किस में नापते हो आप, लेंथ में नापते हो ना, लेंथ, और समय को टी में, एल अपॉन टी, मैं इसको एल टी पे -1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है आप लोगों को, नहीं। सिमिलरली मैं राइट हैंड साइड पे जाता हूँ, आर एच एस, टी अपॉन में एस है सर, सॉरी टी अपॉन में टी है सर, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस को आप किस में नापते हो, मीटर, सॉरी सर लेंथ में, और टाइम को टी में, देख लीजिए एल टी पे -1 आया कि नहीं आया, आ गया ना सर। इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन एनालिसिस क्या एप्लीकेशन क्या होता है कि हम उसको चेक कर सकें कि इक्वेशन गलत है सही, अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे एलटी -1 और यहाँ पे एलटी पे -1 दोनों इक्वल आ रहे हैं, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो फिर ठीक है सर, नहीं आ रहा है तो फिर आप समझो आपका काम समझे, मतलब गलत है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो वो इक्वेशन ही गलत है, वो फॉर्मूला ही गलत है, बात समझ में आ रही है आपको, समझ में आ गई, कितना मस्त तरीका था ना समझने का। तो टू चेक टू सी द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, बहुत सारे ऐसे इक्वेशन आएंगे, मैं आपको जब इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं आपको उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डालूंगा, तो उसमें बताऊंगा कि आप लोगों को जो भी जिस प्रकार की चीजें होती हैं क्या वो बराबर आती हैं कि नहीं आती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, आगे बढ़े, ठीक, ओह आगे बढ़ते हैं फिर। तो समझ में आया कि डायमेंशन एनालिसिस का यही यूज है सर, इसके अलावा कोई यूज नहीं है इसका। तो आप कोई भी, आप लोग कोई भी इक्वेशन लिख करके, कोई भी इक्वेशन लिख करके आप लोग उसका लेफ्ट हैंड साइड का क्या निकालो, डायमेंशन निकालो, राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालो, और पता करो कि दोनों सही हैं या गलत हैं। अगर दोनों सही हैं तो फिर ठीक है, गलत है तो भी ठीक, नहीं है तब तो इक्वेशन ही गलत है। अगर सही है तो इसका मतलब इक्वेशन ही सही है, अगर गलत है तो सर पूरा पूरा फॉर्मूला ही गलत है वो, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको इरेज करूं तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, मैं थोड़ा भी रुक जाता हूँ कुछ सेकंड के लिए, आप लोग अपने वीडियो को पॉज करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो, आपके नोटबुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग जाइए और करिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर, इसके बाद हमें जो क्या पढ़ना है सर, देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ना है, ठीक। अब हमको इसके बाद सर हमको पढ़ना है जो चीज, उसका नाम है एरर एनालिसिस, क्या पढ़ना है सर, एरर एनालिसिस, क्या पढ़ना है सर, एरर। एरर का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा लिख देता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ कि एरर एनालिसिस क्या होता है। देखिए सर एरर एनालिसिस, एरर का मतलब क्या होता है हिंदी में बोलते हैं, अगर प्रिसाइसली बोलो या एक्यूरेट बोलो, अभी इसका आऊंगा बताऊंगा क्या होता है प्रिसाइसली और एक्यूरेट का मतलब। देखिए एनालिसिस का मतलब, एरर एरर का मतलब होता है क्या करना, त्रुटि, कमी, ठीक है, उस एनालिसिस करने का मतलब उसको मापना, बात समझ में आ गई ना सर। तो एरर एनालिसिस को आप कैसे समझोगे, मैं वही चीज आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए एरर का मतलब सपोज दैट आपने एक रॉड लिया है, ठीक है, रॉड लिया आपने उसको मापा, मान लीजिए रॉड कहीं दुकान से खरीद के उस पर लिखा होगा 5 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है, बट आपने उसको नापा तो आपके पास आ रहा है, मान लीजिए किसी का 10.9 आ गया, किसी का 9.8 आ गया, एक्यूरेट तो नहीं आ पा रहा है, 9 एक्यूरेट नहीं आ पा रहा है, तो वो जो आप त्रुटि कर रहे हो नापने में, वही एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, एरर एनालिसिस, ठीक है। ये बहुत बड़ा ब्राइट थोड़ा सा टॉपिक है, तो आप लोग धीरे धीरे समझना आना, मैं पूरे के पूरे वीडियो में इस चीज को बता दूंगा, तो आप लोग आसानी से समझ सकते हो एरर एनालिसिस के बारे में कि एरर एनालिसिस होती क्या है, और मैं आपको बहुत ही बेसिक से बताऊंगा तो आप समझ सकते हो इस चीज, ठीक है। तो पहली बात एरर एनालिसिस देखिए क्या होता है, दो चीज मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, ये दो टाइप से होता है, एक होता है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, और एक होता है क्या, इसको हम बोलते हैं रैंडम, क्या बोलते हैं इसको हम सर, रैंडम। पहली बात करते हैं सिस्टमैटिक की और फिर बात करेंगे हम रैंडम की। तो सर सिस्टमैटिक आप लोगों ने बहुत चीज सुनी होंगी, सपोज इज दैट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको मैं 10 मीटर का रॉड दिया, आपने उसको नापा, आपको आपको मान लीजिए 10 लेंथ हो गया रॉड का 10 सेंटीमीटर, और मैंने आपको नापने को दिया तो आपने जो उसका लेंथ निकाला, मान लीजिए L1 मान लेता हूँ, आपने उसका निकाला 9.8 सेंटीमीटर,
तो मैं बोलूंगा भाई क्या कर रहे हो यार, 10 सेंटीमीटर से तुमने 9.8 सेंटीमीटर का बना रखे हो। तो तुम बोलोगे सर या तो मेरे स्केल में दिक्कत है या कुछ में दिक्कत है। जहां पे आपको रीजन पता हो ना कि क्यों त्रुटि आ रही है, या आपकी दिक्कत है या स्केल की दिक्कत है या क्या चीज की दिक्कत है, जहां पे रीजन पता हो, यू नो यू नो द रीजन, यू नो द रीजन। सर जहां पे आपको रीजन पता हो ना, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सर जहां पे रैंडम, रैंडम की बात कर लेना है सर थोड़ा सा, ठीक है। अब बात करते हैं सर रैंडम, रैंडम क्या होता है। आपने बोला था रैंडमली ये काम हो गया, रैंडमली, रैंडम, रैंडम, बहुत सारी चीजें आपने दुनिया में सुनी होगी ना कि रैंडम, रैंडम क्या होता है ना। तो देखिए रैंडम की बात अगर हम करें तो देखिए, अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको रीजन पता था और यहाँ पे आपको यू डोंट नो द रीजन, यू डोंट नो द रीजन why this why this measurement is come coming less or more। कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। तो ये जो चीज है इसको हम रैंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको हम? रैंडम। क्या बोलते हैं सर इसको हम? रैंडम। अब रैंडम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई चीज दी, ठीक है, कोई भी चीज दी, और उस चीज को अगर अगर आप नाप रहे हो, आपको सर पता ही नहीं क्यों कम आ रहा है, जैसे आप मैथ्स करते हो ना, नहीं आ रहा है सर, पता नहीं सर क्यों नहीं आ रहा मेरे से, और कर रहे हैं सब, कहा जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। और इसमें क्या होता है कि आपको पता है, मान लीजिए आप मैंने आपको दिया तो आपको पता है सर मेरे को प्लस माइनस में दिक्कत हो रही है, तो वो कौन सा रीजन है, एरर आ रहा है, बस सिस्टमैटिक एरर आ रहा है। और जहां पे आपको पता ही नहीं सर मेरे को नहीं पता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। अब क्या करते हो रैंडम एरर में कि आप 10-15 बार करो उसको, बहुत बार करो, बहुत बार करो, तो मे बी वो आपको पता चल जाए सर यहाँ पे मेरे को दिक्कत आ रही है। बात समझ में आ गई? तो दैट इज कॉल्ड, जहाँ पे आपको पता ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो सर? ऑब्जर्वेशन। अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ा दो ना, तो मे बी आपको पता लग जाए, क्या पता लग जाए? मे बी यू नो द रीजन। बात समझ में आ गई सर? तो रैंडम ये होता है, रैंडम एरर ये होते हैं, और सिस्टमैटिक एरर ये होते हैं सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये रैंडम और सिस्टमैटिक। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि अच्छा बताया यार, यार तो बताया नहीं होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो, क्योंकि मैं अपना 110% देता हूँ, 120% देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप लोग देखिए ऐसी फिजिक्स में बहुत ही तोड़ मोड़ के पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, केमिस्ट्री भी, मैथ भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं इतना तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा कि मे भी आप लोगों को बहुत अच्छा प्यारा लगे, आपको बहुत अच्छा लगे, ठीक है। कि 9, 10, 11, 12 चारों का चारों सिलेबस, सबका प्लेलिस्ट अलग होगा। मैं सबके प्लेलिस्ट अलग बना बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। क्लास 11 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सॉरी साइंस और मैथ, ठीक है। इसलिए 9th का साइंस और मैथ। तो ये अलग अलग तरीके के सबके प्लेलिस्ट बने रहेंगे आपके चैनल पे, सौरभ क्लासेस 90 के चैनल पे। और आप लोग क्या कर सकते हो, वहां से आप लोग वीडियोस को देख करके बहुत सारा कुछ सीख सकते हो। इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल तक भी बताऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा, आप लोगों को पता है टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों का सिलेबस बहुत अभी लंबा है। एक ही बार मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप एक दिन में क्या पढ़ लोगे? तो धीरे धीरे पढ़ते जाओ, सिलेबस भी पढ़ते जाओगे, और आपका पूरा पूरा वीडियो भी तैयार होता जाएगा। पीछे आप लोग आगे बढ़ जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पीछे आ जाओगे और चीजों को देख लोगे, समझ लोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, आप लोगों को ये चीजें तो समझ में आ गई कि एरर्स दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टमैटिक होता है, एक रैंडम होता है। खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और होती है जिसको हम अभी यही पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत एक चीज बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक जो चीज होता है इसको मेजरमेंट बोलते हैं। देखिए मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब आप सबको पता होगा कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट मतलब होता है मापन। हिंदी में मापन क्या होता है सर? मापन, किसी चीज को मापना, दैट इज कॉल्ड क्या? मेजरमेंट। और सर यहाँ पे देखिए मेजरमेंट दो टाइप का होता है। मेजरमेंट कौन कौन से टाइप का होता है? दो टाइप का। जैसे वो एरर एनालिसिस दो टाइप का था, इस तरह मेजरमेंट दो टाइप का है। और देखिए यहाँ पे मेजरमेंट एक होता है एक्यूरेट, एक्यूरेट, और एक होता है सर प्रिसाइज। क्या होता है सर? प्रिसाइज। अब बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो यार, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, हमने तो सेम ही पढ़ा है इंग्लिश में। एक्यूरेट और प्रिसाइज का मतलब सर सेम तो होता है, लेकिन फिजिक्स है सर, थोड़ा बहुत तो घुमाएगा आपको, है ना।
तो देखिए एक्यूरेट क्या होता है और क्या होता है प्रिसाइज क्या होता है। पहली बात मैंने आपको एक चीज बताऊं, सपोज इज दैट आप एक मान लो मैंने एक रॉड लिया, रॉड उसकी लेंथ मैंने मान ली 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है सर आपको? नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने उसको 5 सेंटीमीटर माना और मैंने जब उसको नापा तो क्या हुआ सर, 5.1 आया, 5.2 आया, 5.3 आया, 5.4 आया, ठीक है, ऐसे सर आ रहा है। चलो मान लेते हैं, ठीक है सर, यहाँ पे देखिए 5.9 मान लेता हूँ, बहुत लंबा तो लिखने का कोई फायदा नहीं है सर, 5.9 आया सर, ठीक है। अब एक बात बताइए सर, मैं इसको माप रहा हूँ एक्यूरेट, मतलब ये पूरा का पूरा तो एरर आ रहा है, एरर ही पड़ रहा है, तो देखिए एरर तो आएगा ही आएगा। किसी ने नापा 5.1 आया, 2 आया, 3 आया, 9 आया, अलग अलग तरीके से करके आया। अगर प्रिसाइज की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं हम लोग, प्रिसाइज की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं हम लोग, प्रिसाइज की। तो ये मान लीजिए यही हमने नापा, तो देखिए मान लो आए ये 5.11, 5.12, 5.13 और इसी तरह करके आया 5.19, इस तरीके से करके आया, ठीक है बाबू। ये हमारा प्रिसाइज और क्या है हमारा एक्यूरेट। मान लीजिए हमने इसको नापा, ऐसे ही करके नापा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर ये बहुत पास पास है ना, 11, 12, 13, 19 बहुत पास पास है, तो जो पास पास होता है ना सर मेजरमेंट, जो पास होता है, पास ऐसे लिख देता हूँ, पास होता है, ठीक है सर। क्या होता है सर, बहुत ही पास पास होता है, उस टाइप के मेजरमेंट को हम प्रिसाइज मेजरमेंट कहते हैं। कौन सा मेजरमेंट कहते हैं सर, प्रिसाइज मेजरमेंट कहते हैं। और एक्यूरेट मेजरमेंट सर क्या होता है, जो क्लोज क्लोज होता है, क्या होता है सर, क्लोज होता है। देखिए ये बहुत बड़ा अमाउंट, देखिए 5.12, 5.11, 5.12 ये सब पास पास में है ना, बहुत क्लोज है सर। ये 5.1, 5.2 थोड़ा थोड़ा दूर है ना, मैथ तो पढ़े हो गए आप लोग, ठीक है। तो सर दूर दूर तो है, इसका मतलब क्या है कि जो क्लोज होता है वो एक्यूरेट होता है, और जो बहुत ही प्रिसाइज पास पास होता है, पास पास होता है, पास पास होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिसाइज मेजरमेंट। क्या बोलते हैं सर, प्रिसाइज मेजरमेंट। समझ में आ गई सर, एक पास पास एक क्लोज, सर अंतर तो है सर। आप कहते हो ना क्लोज है सर, तो वो वाला क्लोज और ये वाला पास पास, ठीक है। हम साथ साथ हैं, वही वाला सर पास पास, ठीक है। तो आगे बढ़े सर, इसको हम समझ गए हो आप लोग, एक्यूरेट और प्रिसाइज समझ गए हो तो बताओ मेरे को, समझ गए हो आप लोग, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? तो प्रिसाइज और एक्यूरेट समझ गए हो आप लोग, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़े सर, अब सर यहाँ पे हम एरर एनालिसिस पढ़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो पूरा का पूरा एरर एनालिसिस सर है यहाँ पे। सपोज इज दैट, क्या सर, सपोज इज दैट हम एरर एनालिसिस पढ़ रहे हैं। एरर क्या पढ़ रहे हैं सर हम, एरर, ठीक है सर। मान लीजिए सर एक रॉड है जिसकी लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, अभी बताया था मैंने आपको। आपने उसको 5 बार नापा सर, कितनी बार नापा सर, इसको 5 बार नापा। एक बार 5.1 आया, एक बार 5.2 आया, एक बार सर 5.3 आया, ऐसे, ठीक है सर। 5 बार नापा सर, एक बार सर वो 5 ही आ गया, और एक बार सर वो कितना आया, 5.4 आ गया सर। कोई 4, 3, 7, ठीक है सर, बात समझ में आ गई सर। ये आपका एरर है सर, लेंथ 5 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे करके आ गया, ठीक है। आपने 5 बार नापा, अलग अलग आया, एक बार एक्यूरेट भी आ गई, बात समझ आ गई, ठीक है। तो सॉरी सॉरी, ठीक है। तो बात करते हैं सर, हमको यहाँ से निकालना क्या होता है सर, एरर होता क्या है सर, निकालना क्या होता है हमको। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमको निकालना जो होता है, इसको हम बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू। क्या निकालेंगे सर हम यहाँ से, एक्यूरेट वैल्यू। तो सर अभी बताया था एक्यूरेट निकालना हमको। सर एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है सर, तो यहाँ पे देखिए एक्यूरेट वैल्यू का मतलब होता है सर मीन। सर आप लोगों ने 10th क्लास में मीन पढ़ा होगा ना, मीन। तो मीन निकाल लेंगे सर, और मीन कैसे निकलता है सर, आपको पता है 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5 और प्लस 5.4, और सर अपॉन में क्या करेंगे सर, एवरेज ही तो निकाल रहे ना, अपॉन में 5 जोड़ो सर, कितना हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, तो ये हो गया 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 25 और एक कितना हो गया सर, 26, 26/5। इसको सर डिवाइड करेंगे, 5 5 25, कितना बचा सर, पॉइंट लगाएंगे 10, 5
5 टू या 10, ये कितना आ गया सर 5.2। कितना आ गया सर एवरेज एक्यूरेट वैल्यू कितनी आ गई सर 5.2। और सर ये इसको हम क्या बोलते हैं मीन बोलते हैं सर, इसको हम क्या बोलते हैं सर मीन। और मीन को सर हम क्या बोलते हैं एक्स पे मॉड लगाते हैं सर, एक पे बार लगाते हैं और इस बार को क्या बोलते हैं सर। अगर जहाँ पे बार लगा होगा वो समझ जाएंगे कि हमने क्या निकाला है मीन निकाला है, एक्यूरेट वैल्यू निकाल ली। इतनी बात सर समझ में आ गई आपको, आप लोग बताओ इतनी बात समझ में आ गई पूरा का पूरा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर, अब बात क्या करते हैं सर यहाँ पे हम लोग हमारे पास क्या निकल गया सर, क्या निकल गया हमारे पास, क्या निकल गया हमारे पास मीन निकल गई ना सर। आगे हम पढ़ेंगे सर, हम यहाँ से निकालेंगे क्या, यहाँ से हम लोग निकालेंगे सर, क्या निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे सर एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर सर निकालते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर। देखिए सर एब्सोल्यूट एरर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से। किससे डिनोट करते हैं सर डेल्टा एक्स से। अब देखिए सर एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों ने मीन निकाल लिया, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। क्या निकालोगे एब्सोल्यूट एरर। फिर मैं क्वेश्चन करूंगा आप समझ जाओगे। पहले समझो कि कोई भी रॉड है जिसको लेंथ को नापा गया है, तो एक बार 5.1 5.2 5.3 5 और 5.4 आया है। मैंने पहले क्या किया कि उसका एक्यूरेट वैल्यू निकाल दिया, मतलब मीन निकाल दिया। मीन निकाला तो कितना आया 5.2, और मीन को हम क्या बोलते हैं एक्स बार। क्या बोलते हैं उसको एक्स बार। अब हम एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं सर, और एब्सोल्यूट एरर जो आपका होता है ना सर, उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम क्या बोलते हैं सर डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स को हम क्या बोलते हैं सर बताइए आप लोग। देखिए डेल्टा एक्स जो होता है उसको हम निकालने का सर सिंपल सा तरीका क्या होता है सर, हर का हम निकालेंगे। पहली बार एब्सोल्यूट एरर, देखिए एब्सोल्यूट एरर इसमें भी होगा, 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 सबका होगा। तो सर डेल्टा एक्स तो हो गया सर एब्सोल्यूट एरर। और डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है सर एक्स पे बार माइनस एक्स वन। अब एक्स पे बार तो आपको पता है सर मीन होता है, तो x1 क्या होगा सर x1 ये होगा सर। तो यहाँ पे देखिए x1 है ये, x2 है ये, x3 है ये, x4 है ये और x5 है ये सर, सबका हमको निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया सर एब्सोल्यूट एरर का कि डेल्टा x इक्वल टू x बार माइनस x1। अब हम यहाँ से पहला निकाल लेते हैं सर डेल्टा x1। समझ में आ गई बात। तो डेल्टा x1 क्या हो जाएगा सर x बार कितना है आपका 5.2 माइनस 5.1। तो सर आपको माइनस करो कितना आएगा 0.1। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसी तरह डेल्टा x2 निकालेंगे सर हम लोग, डेल्टा x2 निकालेंगे सर। तो डेल्टा x2 निकालेंगे सर तो क्या होगा सर, देखिए 5.2 माइनस ये सर 5.2 था, 5.2 निकाल देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं सर। कितना आ गया सर एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई सर बताओ 0। बात समझ में आ गई। और देखिए इसको लेंथ रॉड का मत मानिए, कुछ भी मान लीजिए, किसी चीज का आपने लेंथ निकाला है। ठीक है, इसी तरह थर्ड हो गया सर डेल्टा x3। कोई दिक्कत आ नहीं रहा होगा, इसको इस पे लिखता हूँ मैं सर। देखिए यहाँ पे आ रहा है सर, तो देखिए डेल्टा x3 निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो डेल्टा x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर माइनस 5.2 माइनस 5.3। तो सर ये क्या आ जाएगा माइनस 0.1 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी तरह डेल्टा x4 निकाल देते हैं सर हम। 5.2 माइनस 5 कितना आ जाएगा सर 0.2 0.2। और डेल्टा x5 कितना आ जाएगा सर कितना है सर 5.2। देखिए x मैं x मॉड मीन की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे। 5.2 माइनस कितना हो जाएगा सर 5.4। ये क्या आ जाएगा सर माइनस 0.2। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू क्या होती है। कि मीन वैल्यू आपको क्या होती है, जो भी आपने लेंथ नापा है आप उसको क्या करोगे पहले एक्यूरेट मीन निकालोगे। आप लोगों को पता है सर एक्यूरेट मीन निकालोगे। जब एक्यूरेट मीन निकल जाएगा उसको हम मीन बोलते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं एक्स बार बोलते हैं 5.2। उसके बाद आप एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। हर एक मेजरमेंट पे आप कितना एरर हुआ देखिए। जब हम किसी चीज को नापे हैं 5.1 आया है तो उसमें कितना मेजर आया है सर, कितना एरर आया है 0.1। देखिए डेल्टा देखो डेल्टा का मतलब होता है बहुत ही छोटी वैल्यू। देखिए कितनी कितनी एरर आई है सर 0.1 सेंटीमीटर आई यहाँ पे एरर। इसी तरह यहाँ पे 0 सेंटीमीटर मतलब रॉड इतने का ही था सर 5.2 का ही था। बात समझ आ गई। सिमिलरली
इसमें देखिए सर कितना -0.1। तो एक बात ध्यान रखिएगा सर, -0.1 का मतलब क्या होता है कि मतलब उससे कम है। माइनस का मतलब मेजरमेंट माइनस कैसे हो सकता है, उससे कम है सर। बात समझ में आ गई, हमने जो नापा है उससे कम ही है सर, ठीक है। इसी तरह 0.2 आया सर, इसका आंसर नहीं होता सर। इसका 0.2 आया सर, और इसका क्या आएगा, -0.2 आ गया, मतलब वो 5.2 से कितनी कम है वो सर, कितनी कम है, -2 पॉइंट, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे अब हमको पता चल गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, कितना एक्यूरेट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, और हमको इसके बाद जो सर, इसको मैं देख लीजिए आप लोग, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप लोग पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको मिटा के फिर आगे बताता हूँ। उसके बाद भी चीजें हैं, पहले आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालना है। इसके बाद देखिए आपको क्या निकालना है, इसके बाद आपको क्या निकालना है सर, बताइए आप लोग। हो गया सर, मिटाऊं, ठीक है, कहाँ से मिटा दूं सर, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, कोई नहीं सर, इसी को मिटा दूं, याद तो है ना आपको 5.2। ओह, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, मुझे याद है, ठीक। 5.2 मुझे याद है। तो देखिए सर, अब यहाँ से निकालना, अब एब्सोल्यूट वैल्यू आपने निकाल लिया, अब आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है सर आपको, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया आप, ये आपने। अब मीन एब्सोल्यूट, जितने भी ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट एरर आपने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी एब्सोल्यूट एरर, 5 एब्सोल्यूट एरर आए, अब सबका मीन निकालना है यहाँ पे। अब ये तो आसान सी बात है यार, एब्सोल्यूट एरर उसका मीन, मतलब मीन निकालना है, औसत निकालनी है। तो सबको आप लोग क्या करोगे बताओ, सबको आप लोग क्या कर सकते हो बताओ, यहाँ पे सबको आप लोग क्या कर सकते हो, बोलो यहाँ पे जल्दी। देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लिखते क्या है, डेल्टा एक्स पे बार। देखिए एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा एक्स लिखते हैं, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या लिखेंगे सर, डेल्टा एक्स पे बार। बात समझ में आ गई, बार है क्योंकि मीन निकाल रहे हैं, बार है तो बार निकालेंगे सर। अब देखिए पहली बात, आप पहले का कितना आया सर, 0 पॉइंट कितना आया सर, बताइए आप लोग थोड़ा। 0 पहले कितना आया सर, एब्सोल्यूट वैल्यू 0.1, दूसरे का 0, तीसरे का -0.1, चौथे का सर 0.2, और पांचवे का +-0.2। सबको प्लस करते हैं सर। बस एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ सर, फिजिक्स में एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं मॉड, चाहे मैथ्स में इसको बोलते हैं सर मॉड। इसमें आप किसी भी नंबर, जैसे मान लीजिए 4 है, तो मैं इसको मॉड 4 को मैं 4 ही लिखूंगा प्लस, लेकिन अगर सपोज दैट -4 है, तो मैं इस, अगर मॉड में -4 होगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 4। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब मेजरमेंट की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर की निकालने की बात करेंगे, तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब ये -0.1 को क्या करना है, यहाँ पे मॉड में रख के प्लस का 0.01 कर देना है। बात समझ में आ गई सर, 0.01 नहीं है सर, 0.1 है। मतलब क्या समझ में आया कि बस जो माइनस होगा उसको माइनस में नहीं लेंगे, हम प्लस में ही लेंगे। बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे हम इसको प्लस कर देते हैं, इसका मतलब ये प्लस हो गया सर, ये भी प्लस हो गया सर, ये भी प्लस हो जाएगा। मैं पहले ही समझाने की कोशिश किया, इसके बाद मैं मिटाया, मैं आपको समझा दूं, वरना बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर रहे हो, गलत बात है यार। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देता हूँ मैं, अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या करना है सर, आप लोग बताओ, मीन निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो मीन निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से मीन निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से हम अपॉन 1 2 3 4 5, 5 है सर, 5 से डिवाइड कर दो, देखो 0.1 0.1 0.2 0, देखो 2 2 4, एक 5 और एक 6, मतलब 0.6/5 होगा सर। मैं इसको 6/50 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब डिवाइड कर दूं सर, देखो यहाँ पे आप लोगों को पता भी है, 50 पॉइंट लगा दूंगा तो 60 हो जाएगा, एक 10 सर, यहाँ पे 0 बढ़ा दूं मैं, 20 पंजे 100 हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, 20 पंजे 100। तो ये आपका क्या आ गया सर, बताओ आप लोग, आप लोग क्या आ गया, 0.12 आया। ये सर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। बस यही मीन एब्सोल्यूट एरर है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर यही है। अब सर हमको लास्ट एक जो इसमें टॉपिक है उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, कि क्या हम बताना चाहते थे इस पूरे के पूरे टॉपिक में, रिप्रेजेंटेशन क्या बताना चाहते थे पूरे के पूरे टॉपिक में।
देखिए रिप्रेजेंटेशन जो है पूरे पूरे टॉपिक में क्या बताना चाहता है आपको ध्यान, इसका एक फॉर्मूला होता है रिप्रेजेंटेशन का, एक्स पे मॉड प्लस माइनस, एक्स पे मॉड प्लस माइनस डेल्टा एक्स पे बार। क्या सर? एक्स पे मॉड प्लस माइनस डेल्टा एक्स पे क्या सर? बार। तो सर एक्स पे मॉड हमको पता है, क्या निकाला था हमने, याद है आप लोगों को? 5.2 याद है? कोई दिक्कत? क्या निकाला था सर? 5.2। और यहाँ पे सर डेल्टा एक्स पे बार कितना निकाला है सर हमने? प्लस माइनस 0.12। मतलब क्या होगा सर, जो रॉड था हमारा वो 5.2 का तो था, उसमें या तो 0.12 सेंटीमीटर का या तो अधिक आ रहा है मेजर करने पे, या तो 0.12 सेंटीमीटर कम आ रहा है हमको मेजर करने में। और यही रिप्रेजेंटेशन है था एरर एनालिसिस का। बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? यही वो चीज थी जो आप लोगों को समझना था इस पूरे के पूरे टॉपिक में। ठीक है, इसमें एक आध चीज और है, मैं आपको बताया कि खत्म करूंगा इस पूरे पूरे टॉपिक को। थोड़ा बड़ा हो गया है वीडियो, बट आप लोग इसको अच्छे से देखना, बहुत अच्छा पढ़ाया मैंने इस पूरे पूरे टॉपिक में। ठीक है, 1 घंटे की वीडियो हो गया, ज्यादा नहीं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, इसको मिटा दो, आप लोग समझ गए हो रिप्रेजेंटेशन। तो आगे बढ़ते हैं बाबू, इसमें को देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक जो चीज आती है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल, इसी में आता है फ्रैक्शनल एरर। क्या सर? फ्रैक्शनल एरर। तो देखिए सर फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शन वाला एरर बोल रहा है ये सर। तो फ्रैक्शनल एरर सर होता है डेल्टा एक्स पे बार। क्या सर? डेल्टा एक्स पे बार अपॉन में एक्स पे बार, वही सर बात है। तो डेल्टा एक्स आपका कितना है सर? 0.12, यही है ना सर। और अपॉन में एक्स पे बार कितना है सर? 5.2। यही सर आपका फ्रैक्शनल एरर है। समझ में आ गई बात? फ्रैक्शन में कितना एरर आ रहा है सर? यही आ रहा है, इसको डिवाइड करोगे पता चल जाएगा। समझ में आ गई चीज? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फ्रैक्शनल एरर फॉर्मूला होता है कि डेल्टा एक्स बार बाबू किसको बोलते हैं आप लोग बताना? मीन एब्सोल्यूट एरर। और डेल्टा एक्स बार किसको बोलते हैं सर? एक्यूरेट वैल्यू, जिसको मीन वैल्यू भी बोलते हैं। तो दोनों को आपने मीन निकाला था, फिर एब्सोल्यूट एरर निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर, दोनों को आप डिवाइड कर दो तो आपको क्या निकल जाएगा? फ्रैक्शनल एरर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? दूसरा इसमें जो चीज होता है बाबू, जो होता है परसेंटेज एरर। क्या होता है? परसेंटेज एरर। तो देखिए परसेंटेज एरर क्या होती है, बात वही हो गई। देखिए डेल्टा एक्स बार अपॉन में एक्स कर दो, आप लोग एक्स बार कर दो। देखिए एक्स है मेरा, थोड़ा एक्स अलग ही बनता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग बड़े हो गए तो एक्स समझ जाओगे। और ये बाबू एक्स बार है, ठीक है। तो एक्स बार हो गया, इसको परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सी बात है। जब आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा बताना आप लोग क्या हो जाएगा? आप इसको 0.12 रख दो या 5.2 रख दो और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है सर। आप इसको अगर इसको आप लोग कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा सर बताना, बता सकते हो आप लोग? कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर कितना? 12, 12 अपॉन में 5.2। और सर जब इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पे कर देता हूँ सर, इसको थोड़ा सा आप लोग कर लेना, 12 5.2। ठीक है सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, चाहे एक काम करो ना, यहाँ पे इसको 120 कर लो, 52 कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 52 कर लो सर, 120 कितनी बार हो जाएगा सर? 2 बार तो जाएगा ही। 100 दूनी का 104, ये 16 हो गया। इसको पॉइंट लगा दो, जीरो बढ़ा दो, और कितनी बार जाएगा सर? 5 से 3 बार चला जाएगा यहाँ पे। तो 50 में 156, फिर ये 40 बार जाएगा सर, ऐसे ही बढ़ जाएगा 2.3 मान लो। तो कितना है आपका एब्सोल्यूट एरर सर? कितना एब्सोल्यूट एरर आया सर आपका? सॉरी, परसेंटेज एरर कितना है आपका? 2.3। मतलब ये परसेंटेज में आ रहा है ना बाबू। इसका मतलब एक और फॉर्मूला यहाँ पे बना सकता हूँ मैं, क्या बना सकता हूँ देख लो आप लोग एक बार जो फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ परसेंटेज एरर का, इसका रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करूँ तो देखिए बाबू, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे अगर मैं कर दूँ, बिटा दो इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर रिप्रेजेंटेशन में कर दूं तो क्या होगा? इसका मतलब कि जो रिप्रेजेंटेशन जो आपका होगा ना यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन जो आपका होगा वो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बाबू? देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स पे बार, आपको पता अभी जो हमने निकाला था, कोई दिक्कत नहीं। एक्स पे बार प्लस माइनस परसेंटेज एरर। मतलब एक्स बार कितना आया था? 5.2। बात समझ में आ गई? और प्लस माइनस अगर परसेंटेज आप 2.3% निकाल दो
5.2 का तो कितना आ जाएगा आपको पता है? 5 बात समझ 5.2 जो आपका आया था, याद है आपको? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? तो बाबू यही था पूरा का पूरा आपका एरर। एरर में आपने क्या सीखा? मीन, आपने क्या सीखा? एब्सोल्यूट, आपने क्या सीखा? फ्रैक्शनल, आपने क्या सीखा? रिप्रेजेंटेशन, आपने क्या सीखा? परसेंटेज एरर। ये सारी की सारी चीजें आपने पूरी की पूरी इस लेक्चर में सीख ली है। तो मैं आपको बस 3-4 मिनट और लूंगा, मैं खत्म कर देता हूँ पूरा पूरा टॉपिक ये, ठीक है? तो आप लोग यहाँ से देखो, एक चीज देखो यहाँ पे मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे अगर मैं उसका जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, जितना मैं चीज आपको पढ़ाया उसको मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ। देखिए मैंने आपको लिखा था कि x1 x2 x2 x3 x4 x5, सपोज दैट इसका क्या निकालना था आपको? मीन निकालना था ना। और मीन x बार होता था तो क्या निकाला था आपने? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, और इसको क्या निकाला था आपने? मीन निकाल दिया था 5। कोई दिक्कत नहीं? उसके बाद आपने क्या निकाला था? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर निकाला था आपने, याद है आपको? और एब्सोल्यूट एरर क्या निकाला था आपने? कि मीन जो x था, ठीक है, मीन जो था आपका x, और x x1 यहाँ पे क्या था? x माइनस x1, x माइनस x2, x बार माइनस x3, x बार माइनस x4 और x बार माइनस x5। ये आपने एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया था। उसके बाद आपने क्या निकाला था? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या किया था? अपने सबको जितना भी जो आया था, जो ये एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर एरर डिवाइडेड बाय हाउ मेनी एब्सोल्यूट एरर, है ना? यही था ना सर? मतलब जितना देखो 5 एब्सोल्यूट एरर है तो यहाँ पे 5 कर दो, और एब्सोल्यूट एरर जो x1 माइनस x1 सबको, और बाबू सबको पॉजिटिव ही लेना था। क्या लेना था? सबको पॉजिटिव ही लेना था, किसी को नेगेटिव नहीं लेना था। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि वो किस चीज में यूज हो जाता है? वो मॉड की तरह यूज हो जाता है। मॉड उसमें लगा के हम प्लस कर देते हैं उस चीज को, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? बाबू यही चीज थी। इसके बाद आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा दिया था, आपको पता है रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था मैंने। तो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपका फॉर्मूला क्या बताया था? कि x बार माइनस डेल्टा x, और डेल्टा x आपका क्या होता है बाबू? मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है? तो यहाँ पे आप चीज का खत्म हो गया है, ठीक है? अब ये चीज आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज को मिटा के, सॉरी, पॉज करके वीडियो आप लोग देख सकते हो। मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ और आप लोग इसको आराम से पॉज करके देख सकते हो, ठीक है? और आराम से पढ़ना, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ये पूरा पूरा लेक्चर बनाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पूरे पूरे लेक्चर को आराम से सुनेंगे, समझेंगे और फिर देखेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देने की कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन एरर। कौन सा एरर सर? प्रोपोगेशन एरर। सर एरर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है? थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप लोग। इसमें आईडी क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं आईडी क्वेश्चन भी कराऊंगा, नीट के भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? तो आप लोग एकदम आसान शांत चित्त से घर पे बैठे रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है? और मैं क्या बोल सकता हूँ इसके बाद, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। 1 घंटे का वीडियो पूरा पूरा आप लोग आराम से देखना, ठीक है? और फिर कुछ समझना, जो भी आपको समझ में ना आया आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हर चीज़ को अच्छे से देखोगे, समझोगे, और क्या, ठीक है? फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कहीं भी रहिए। जय हिंद, जय भारत।